आप सभी को नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके संबंध में आरपीएससी द्वारा और अन्य विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास हमारी ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को लेकर रहेगी। आज की इस क्लास के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार का रहा और उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया। भारत के अंदर 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब पुनर्जागरण हुआ तो इन पुनर्जागरण करने वाले अग्रणी नेताओं में राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस क्लास के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से इस कार्य को गति दी और किस प्रकार से भारतीय समाज के अंदर जो धर्म सुधार और समाज सुधार के नाम पर कार्य किया, उन सब की हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम कुछ अलग तरीके से डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, इन दोनों का परिचय के रूप में लेंगे। पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे और फिर अलग से ब्रह्म समाज को थोड़ा विस्तृत और व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम इस क्लास के माध्यम से एकदम क्रॉनिकल यानी क्रम अनुसार पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जो जीवन परिचय है उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से उनका जो आरंभिक जीवन है वो आरंभ हुआ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी रखनी होती है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनका कार्य एवं इनके द्वारा की गई रचनाएं। कार्य एवं रचनाओं के बाद अंत के अंदर हम पूर्ण रूप से इस ब्रह्म समाज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन सब को एक एक समझने, अलग अलग डिवाइड करके समझने में पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि इस बिंदु से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे पीछे नहीं रह पाए, अर्थात एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सब बिंदुओं पर आराम से एक एक करके चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है वो बांग्ला के एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में और बांग्ला के अंदर एक ब्राह्मण परिवार था। बांग्ला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता जो रमाकांत थे, इनके पिता रमाकांत बंगाल के जो नवाब थे उनके वहाँ कार्य करते थे और लंबे समय तक उन्होंने वहीं पर कार्य किया। और इस दौरान आरंभिक जो इनकी शिक्षा दीक्षा है वो भी पटना और वाराणसी के क्षेत्रों के अंदर हुई, अर्थात ये आरंभ से ही एक कुशल मेधावी छात्र रहे और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील भी रहे। और इनके पिता बंगाल के अंदर, जो इनके पिता का नाम था वो था रमाकांत। जो रमाकांत थे ये बंगाल के नवाब के वहाँ कार्य करते थे। बंगाल के नवाब के द्वारा उन्हें एक उपाधि भी दी गई जिसको राय राया कहते हैं। अर्थात हम कार्य के पीछे जो ये राजा राम मोहन राय लिखा है और उसी प्रकार रमाकांत राय भी लिखा जाता है, ये इनको बंगाल के नवाब के माध्यम से इनको जो है ये उपाधि प्राप्त हुई है। भारतीय इतिहास के अंदर राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान है और किस प्रकार से योगदान है, इनको जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है इसी के माध्यम से ये समझा जा सकता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 19वीं सदी के अंदर जो धर्म सुधार और समाज सुधार के जो कार्य आरंभ हुआ था उनमें सबसे अग्रदूत थे, अर्थात इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नव जागरण के अग्रदूत के साथ साथ इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि देखो भारत के अंदर इस समय धर्म सुधार और समाज सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद लगातार भारत के अंदर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अंदर धर्म प्रचार किया और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया।
अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और धर्म प्रचार के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने मैकाले की व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी भी सीखी और उसी व्यवस्था जो अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति के निकट मानता था, और धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, इसका गौरव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में 1813 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार हेतु भेजने का कार्य आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर मंडराते संकट को दूर करने के लिए 19वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय है, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, बहुत सारे ऐसे युग पुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय अतीत जो गौरवशाली अतीत था, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक संस्थाओं और अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की साख को बचाने का प्रयास किया। और इस धर्म सुधार आंदोलन के दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला कार्य तो यह किया कि हमारे भारतीय जो समाज के अंदर व्याप्त सामाजिक और जो धार्मिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, ऐसे बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त करने का और उनको पुरजोर विरोध करके कम करने का प्रयास किया। समाज में व्याप्त जो कर्मकांड थे, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इन सभी से भी दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ गौरवशाली भारतीय अतीत का गुणगान भी दोबारा से किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करके उनका बांग्ला में अनुवाद किया, पुराणों को बांग्ला में अनुवाद किया, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय जो जनता थी उस तक भारतीय इतिहास का जो गौरव है वो पहुंच सके। तो इसी कड़ी के कारण इसी कार्य को आरंभ करने का जो कार्य है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के प्रति जो भावना जागृत करने का जो कार्य किया जाता है उसको राष्ट्रवाद कह दे, तो भारत में ये राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं। तथा समाज और जो धर्म सुधार थे, समाज सुधार करने का जो कार्य इन्होंने आरंभ किया था, इसलिए इनको समाज सुधार या समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इस प्रकार से इतने नामों से जानने के पीछे हम स्पष्ट रूप से ये समझ सकते हैं कि वास्तव में राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पर हमने एक तो इनके जीवन परिचय को समझा है, थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा है। इस अगली स्लाइड के अंदर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे। राजा राम मोहन राय के कार्य, रचनाएं एवं उनकी उपलब्धियां, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है इस टॉपिक से संबंधित। तो इसके अंदर हम सबसे बात करें तो हम एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 1803 ईस्वी के अंदर राजा राम के पिता मोहन राय जो रमाकांत थे, राजा राम के पिता रमाकांत का देहांत हो गया। जब रमाकांत का देहांत हो गया था, रमाकांत के देहांत के बाद 1803 से लेकर 1814 तक अंग्रेज अधिकारी डिग्बी के साथ राजा राम मोहन राय ने कार्य किया, अर्थात डिग्बी के वो दीवान के रूप में रहे। जब डिग्बी के दीवान के रूप में रहे, इस दौरान उन्हें यह मौका मिला कि वो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को निकटता से समझ सके। और राजा राम मोहन राय जो बहुभाषी थे, उन कुल मिला के 12 भाषाओं के जानकार थे। इन 12 भाषाओं के अंदर अंग्रेजी भी थी, ग्रीक भी थी, लैटिन भी थी, हिब्रू भी थी, बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जिन सभी के ऊपर इनकी मजबूत पकड़ थी। और इस प्रकार इस डिग्बी के साथ रहने से उन्हें पूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को समझने का मौका मिला। परंतु 1814 के अंदर इन्होंने अपनी इस कार्य से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देकर 1814 के अंदर ही इन्होंने प्रथम बार एक सभा, जिसको अपन आत्मीय सभा कहते हैं,
आत्मीय सभा का गठन किया और आत्मीय सभा के माध्यम से इन्होंने प्रथम बार समाज और धर्म सुधार का जो कार्य है वो आरंभ किया। समाज व धर्म सुधार का कार्य आरंभ किया। यह हम समझ सकते हैं कि 1803 से लेकर 1814 तक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज अधिकारी डिग्बी के दीवान के रूप में कार्य किया। इस दौरान इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अच्छे से सीखा। इन्होंने बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सभी का भी आसानी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत 1814 में डिग्बी का साथ अर्थात दीवान पद से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद इनके मन के अंदर भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ने का कार्य करने की मन में आई और इन्होंने 1814 के अंदर एक आत्मीय सभा की स्थापना की और इस आत्मीय सभा के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज और धर्म के अंदर सुधार कार्य है जो आरंभ किया। और इसके साथ ही इन्होंने यहां से अपने क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे अन्य की तरह फॉर्मेलिटीज करना नहीं आता है, जो भी कार्य है वो आराम से और व्यवस्थित रूप से अपन समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी समय बर्बाद नहीं किया जा सके। बहुत सारे ऐसे टीचर भी आपको मिलेंगे जो हंसी मजाक में थोड़ा ज्यादा समय बिताते हैं, वैसा मैं नहीं कर पाता। अगर क्रमबद्ध तरीके से करें तो 1809 के अंदर राजा राम मोहन राय ने एक प्रथम अपनी रचना लिखी थी, तुहुपात उल मुजाहिदीन। यह राजा राम मोहन राय की प्रथम रचना थी, तुहुफात उल मुजाहिदीन। यह रचना थी जो फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। कौन सी भाषा का ग्रंथ था? फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। इस फारसी भाषा के अंदर लिखे ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अंदर राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों के सार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो सभी धर्म है, इन्हीं सभी धर्मों का जो मूल है, सभी धर्मों का जो मूल है अर्थात सभी धर्मों का जो आधार है वो है एकेश्वरवाद। और इस ग्रंथ के माध्यम से ही सबसे पहले उन्होंने जो मूर्ति पूजा है, इस मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। अर्थात ये इनका जो प्रथम ग्रंथ माना जाता। अर्थात ये भी याद रखना कि ये तुहफातुल ग्रंथ है, ये राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ था। और इस ग्रंथ के अंदर दो बातें, एक तो फारसी भाषा में लिखा गया था, इसके अंदर एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। यह इनके द्वारा प्रथम जो रचना थी वो की गई थी। और इसके बाद इससे आगे जो दूसरी महत्वपूर्ण इनके द्वारा कार्य किया गया वो किया गया 1816 के अंदर। 1816 के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था इनका, 1816 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और इस वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने के पीछे इनका जो मूल उद्देश्य था, यह मूल उद्देश्य यह था कि भारतीय समाज के अंदर जन जन तक जो वेद है, भारत का जिसको प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, इन वेदों के महत्व को जन जन तक पहुंचाना मुख्य इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था। क्या था कि वेदों का जो महत्व है, वेदों का महत्व भारतीय समाज में आम जन तक पहुंचाना। अब आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? आम जन तक पहुंचाने के लिए इनको स्थानीय भाषा के अंदर वेदों का ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सभी का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। अर्थात क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बांग्ला था, अर्थात बंगाल का क्षेत्र था। और साथ ही साथ उन्होंने बांग्ला के अंदर व्याकरण की भी रचना की। और इसके बाद 1821 के अंदर इन्होंने एक और सभा की स्थापना की, अर्थात एक और कमेटी की स्थापना की, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। इस कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों के सार को समझना और सभी धर्मों के प्रति जो कार्य वो करना। और इसी दौरान इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी 1820 के अंदर,
और ये जो 1820 के अंदर जो ग्रंथ लिखा गया था ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ था और ये ग्रंथ पूर्ण रूप से ईसाई धर्म पर आधारित था। जो ईसाई धर्म ग्रंथ था बाइबल, ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल को आधार बनाकर एक ग्रंथ की रचना की। बाइबल को आधार बनाकर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के अंदर मुख्य रूप से ओल्ड जो न्यू टेस्टामेंट है, बाइबल के दो भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट के अंदर एक उनकी सिद्धांत है ईसाई त्रयी, पिता पुत्र और ईश्वर से संबंधित एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का इन्होंने यहाँ पे खंडन किया था। साथ ही साथ न्यू टेस्टामेंट का जो लिखने का जो नैतिक तरीका है, लिखने की जो व्यवस्था थी, जो समाज के अंदर एक नैतिकता का भाव था, उसकी इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रशंसा भी की थी। अर्थात 1820 के अंदर ईसाई धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस से जो इनके अंग्रेज अधिकारी थे डिग्बी, और वो डिग्बी इस ग्रंथ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1823 के अंदर इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो लंदन में करवाया। और लंदन में प्रकाशन किसने करवाया? लंदन में प्रकाशन करवाया डिग्बी ने। किसने करवाया? डिग्बी के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो करवाया गया। उसके साथ ही उसके बाद आगे चलकर उन्होंने और भी कार्य कुछ महत्वपूर्ण किए। 1817 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी तो नहीं कह सकते, एक वैसे वॉच घड़ी बेचने वाला ही था, डेविड हेयर। डेविड हेयर्स के साथ मिलकर कलकत्ता के अंदर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 के अंदर वही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। तो ये भी दो एक महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना थी, एक 1817 और एक 1825। 1817 के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जबकि 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। इन कॉलेजों और इन संस्थाओं के माध्यम से भारतीय अतीत के जो महत्वपूर्ण और सभ्य कह सकते हैं ग्रंथ थे उनका अध्ययन करवाया जाता था। इनकी भाषा थी जो अंग्रेजी के माध्यम से करवाया जाता था। अर्थात राजा राम मोहन राय ने कभी भी पाश्चात्य संस्कृति का पुरजोर विरोध नहीं किया, बल्कि जैसे अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया, बहुत सारी ऐसी भाषाएं ऐसी चीजें थी जो उनको ठीक लगा कि ईसाई धर्म से हमें स्वीकार करना चाहिए, उन सभी को उन्होंने ग्रहण करने का भी कार्य किया। इसके बाद उन्होंने फारसी भाषा के अंदर एक और अखबार की रचना की, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार के माध्यम से ही समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। जो मिरातुल अखबार था इसकी रचना तो हुई, यह भी फारसी भाषा का था, मिरात-उल अखबार। परंतु ये अखबार जब अंग्रेजों ने 1823 के अंदर प्रेस अधिनियम लाए, इस प्रेस अधिनियम के कारण इस अखबार को बंद करना पड़ा। तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण अखबार था जिनकी जो भाषा है वो फारसी भाषा है। देखो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ये आते हैं कि मिरातुल अखबार की भाषा कौन सी है और कौन सी महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी कभी कभी आता है। और इसके अलावा इन्होंने सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जो कार्य किया, इनके द्वारा जो सबसे अधिक कार्य पर बल दिया गया वो कार्य था सती प्रथा। सती प्रथा की बुराई का एहसास तब हुआ जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और इनके बड़े भाई की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को जो सती के लिए बाध्य किया जा रहा था, इस बात को लेकर राजा राम मोहन राय सती प्रथा जैसी बुराई के प्रति आकृष्ट हुए और इस सती प्रथा का उन्होंने विरोध करने के लिए बांग्ला भाषा के अंदर एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी के माध्यम से जो सती प्रथा का है वो विरोध किया। संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। यह इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। इस सती प्रथा का विरोध करने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे और भी कार्य किए। और फिर साथ ही साथ क्या हुआ, उस समय भारत के अंदर 1833 ईस्वी की बात है, 1833 के अंदर भारत के अंदर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का शासनकाल था और अकबर द्वितीय एक पेंशन भोगी शासक था और अंग्रेजों से पेंशन के सिलसिले में
राजा राम मोहन राय ने लंदन की यात्रा की, अर्थात ब्रिटेन इंग्लैंड की यात्रा की। समुद्री रास्ते से यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे जो इंग्लैंड गए थे। वहां गए किस लिए थे कि अकबर द्वितीय की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। इस दौरान अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, परंतु दुर्भाग्य से 1833 के अंदर भी इंग्लैंड के अंदर ब्रिस्टल शहर में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं पर आज इनके जो अवशेष है वो स्थापित किए गए हैं, अर्थात इनकी जो समाधि है वो वहीं पर है। अर्थात 1833 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के वकील के रूप में इंग्लैंड गए। और दूसरी बात, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी। 1833 में ही राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में देहांत हो गया और वहीं उनकी समाधि है। इनके समाधि की सबसे बड़ी बात यह है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो हरिकेली नाटक है, इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां हैं जो इस समाधि के ऊपर मिलती है। इस प्रकार से यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो कहां पर है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के अंदर है। कहां पर है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के अंदर है और उसके ऊपर हरिकेली नाटक का चित्रण है। कुछ पंक्तियां वहां पर है और कुछ पंक्तियां अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वहां विग्रहराज चतुर्थ की कुछ पंक्तियां वहां पे मिलती है। इस प्रकार से इन्होंने एक अपना जो जीवन है वो बिताया और यहीं पर इनकी समाधि के ऊपर इन मूर्तियां, एक मूर्ति का अनावरण हुआ 2013 में और इस मूर्ति का जो एक फर्म के द्वारा बनाई गई वो थी कार्ले कॉन्ट्रैक्टर। कार्ले कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहां पर उनकी समाधि के ऊपर उनकी एक मूर्ति का अनावरण भी किया गया। और जो मेरी कारपेंटर ने राजा राम मोहन राय की प्रथम बार जीवनी का लेखन कार्य भी किया था। तो इस प्रकार से ये राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। परंतु राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित समाज सुधार के हेतु जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो ब्रह्म समाज सबसे महत्वपूर्ण थी। और ब्रह्म समाज के बारे में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अभी अपन ने बात की कि 1814 के अंदर आत्मीय सभा का गठन हुआ। किस सभा का गठन हुआ? आत्मीय सभा का गठन हुआ। यही आत्मीय सभा आगे चलकर 1828 के अंदर ब्रह्म सभा बनी। कौन सी सभा बनी? ब्रह्म सभा बनी। और इसके बाद इसका जो स्थापना है वो कलकत्ता के अंदर ही हुई। आगे चलकर यही जो 1830 के अंदर जो ब्रह्म समाज था, ये ब्रह्म सभा था जो ये ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर है बात? और इसका जो प्रमुख कार्य यह था कि समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करना और लोगों के जनमानस में भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के गौरव को अब उनके दिलों तक पहुंचाने का कार्य करना था। फिर क्या हुआ 1833 के अंदर? जब 1833 के अंदर राजा राम मोहन राय कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो इस दौरान राजा राम मोहन राय के 2 शिष्य थे, उन शिष्यों के द्वारा इस संस्था का संचालन किया गया। इस दौरान 2 शिष्य थे, एक तो थे द्वारकानाथ टैगोर, एक का नाम था द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे थे रामचंद्र विद्यावागीश।
रामचंद्र विद्यावागीश। और उसके बाद 1833 में जब ब्रिटेन गए तो कभी वापस लौट के नहीं आए। वापस लौट के नहीं आए तो आगे चलकर 1843 के अंदर जो इस संस्था का जो पूरा कार्यभार है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? देवेंद्रनाथ टैगोर। जब देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया तो इस संस्था के अंदर महत्वपूर्ण और कई अच्छे अच्छे कार्य भी होने शुरू हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था की जो एक मुख्य पत्रिका थी वो तत्वबोधिनी के रूप में प्रकाशित करवाना आरंभ किया। तत्वबोधिनी अर्थात ब्रह्म समाज की जो मुख्य पत्रिका कह सकते हैं या मुख्य पत्र कह सकते हैं वो तत्वबोधिनी पत्रिका थी। 1856-57 के अंदर आगे चलकर इसी संस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण और व्यक्ति का जुड़ाव होता है। और वो कौन सा व्यक्ति था? वो व्यक्ति था 1856-57 के अंदर इस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर ने संस्था के आचार्य व सचिव के पद पर नियुक्त किया था। और केशव चंद्र जो सेन थे वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और पूरे विश्व के सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। अर्थात उन्होंने ब्रह्म समाज को सभी धर्मों का केंद्र स्थल बना दिया। यहाँ पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक चर्चाओं के कार्यक्रम आयोजन करना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य विवाद की स्थिति बन गई और इसी विवाद के कारण आगे चलकर 1865 के अंदर जो ये ब्रह्म समाज थी ये दो भागों में विभाजित हो गई। कितने भागों में विभाजित हो गई? दो भागों के अंदर विभाजित हो गई। कब हुई? 1865 के अंदर ये जो संस्था थी ये दो भागों में विभाजित हो गई। एक तरफ तो जो ये ब्रह्म समाज था यही रहा और दूसरी तरफ आदि ब्रह्म समाज हो गया। कौन सा समाज हो गया? आदि ब्रह्म समाज। अर्थात केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद क्यों हुआ? विवाद इस बात को लेकर हुआ कि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि सभी धर्मों के जो महत्वपूर्ण विद्वान जन लोग हैं वो सभी इस ब्रह्म समाज के स्थल पे आए और यहाँ पर आकर धार्मिक चर्चाएं करें, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि इस संस्था के माध्यम से केवल हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है और हिंदू धर्म के अंदर सुधार करने का कार्य करता है। इस बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ और विवाद के बाद 1865 में प्रथम बार इस संस्था का विभाजन हो गया और इसका जो प्रमुख रहे वो रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। और इस तरफ आ गए केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जब आदि ब्रह्म समाज के मुखिया बने तो इस दौरान इस समाज ने बहुत सारे कार्य करने शुरू किए और बहुत विस्तार हुआ। अर्थात सबसे अधिक ब्रह्म समाज का जो विस्तार हुआ वो आदि ब्रह्म समाज का हुआ, जिसमें केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और केशव चंद्र सेन ये चाहते थे कि समस्त धर्मों के मध्य सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो और सभी प्रकार के जो जात पात के बंधन है उनमें कुछ कमी आते हुए लोगों का मानसिक रूप से मजबूती और विकास हो। परंतु ये लंबे समय तक नहीं चला। केशव चंद्र सेन ने मुख्य रूप से अपने समाज के दो आधार बनाए। दो आधार ये बनाए, उन्होंने दो कार्यों का पुरजोर विरोध किया। एक तो बहु विवाह और दूसरा उनका प्रमुख कार्य था बाल विवाह। इन दोनों का उन्होंने विरोध किया, परंतु विरोध किया जब तक तो ठीक बात थी और इनके विरोध को देखते हुए कई ऐसे लोग भी थे जो इनके साथ जुड़ गए और उनमें जुड़ने वालों के अंदर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस। कौन व्यक्ति थे? आनंद मोहन बोस थे। क्योंकि अच्छे कार्य कर रहे थे ये बात अच्छी थी। बाद में हुआ ये कि केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग कन्या 12 साल की कन्या का विवाह 35 साल के राजा के साथ कर दिया, जिससे आनंद मोहन बोस के मन में भी केशव चंद्र सेन के प्रति जो श्रद्धा थे सुश्रद्धा के भाव थे वो मौजूद नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आगे चलकर 1878 के अंदर 65 के बाद 1878 के अंदर ब्रह्म समाज पुनः दूसरी बार दो भागों में विभाजित हो गया। अर्थात दूसरी बार
विभाजित। दूसरी बार विभाजन का कारण क्या था? यह देखो, आनंद मोहन बोस और केशव चंद्र सेन के मध्य विवाद की स्थिति। विवाद का कारण बहुविवाह और बाल विवाह संस्था विरोध कर रही थी, परंतु केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग कन्या का विवाह एक वयस्क या वृद्ध व्यक्ति के साथ किया, जिस बात को लेकर आनंद मोहन बोस को दुख हुआ और उस दुख के कारण पुनः जो ये आदि ब्रह्म समाज था ये पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ आ गया साधारण ब्रह्म समाज, एक तरफ आ गया साधारण ब्रह्म समाज और दूसरी तरफ आ गया जो केशव चंद्र सेन का ही था आदि ब्रह्म समाज। ये दो चीजें आ गई और इसका कौन हो गई? आनंद मोहन बोस। और फिर इस तरफ आ गए ये केशव चंद्र सेन। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ब्रह्म समाज ने यह कार्य किया, परंतु 1878 के बाद कुछ नई संस्थाओं के माध्यम से इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। और इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो आने का इंतजार करें। थैंक यू।